शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। लिसनर्स, गैर मरी मखलूक़ात बाज़ुकात जब किसी जगह पर आबाद हो जाते हैं तो फिर वो वहाँ पर इंसानों का रहना बिल्कुल भी गवारा नहीं करते। तो जब ज़बरदस्ती इंसान ऐसे ठिकानों पर रहने की और आबाद होने की कोशिशें करते हैं तो गैर मरी मखलूक़ात उन इंसानों को जानी नुकसान तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में बहुत से ऐसे हादसात हो जाते हैं जो उनकी पूरी ज़िंदगियों को बदल कर रख देते हैं। मेरे चैनल पर आप लोगों ने ऐसी बहुत सी खौफनाक कहानियाँ सुन रखी होंगी। आज भी आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं लाहौर से मेरे एक लिसनर हैं। फ़र्स्ट टाइम उन्होंने मेरे साथ स्टोरी शेयर की है और वो कहते हैं कि मैं अपना नेम ऑन एयर नहीं करवाना चाहता। वो बताते हैं कि मैं आपके साथ मेरे मामू की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मामू का नेम वो भी है। तो मेरे मामू के साथ ही हादसा तब पेश आया जब वो फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट हुए थे। ये बात 1998 की है। एक दफ़ा रात का टाइम था तो मेरे मामू जो थे वो बाइक पर समनाबाद के पास जो नाला है पानी वाला, वहाँ से गुजर रहे थे। तकरीबन रात 10 बजे के बाद का टाइम था। शदीद सर्दियों का मौसम था। हर तरफ सन्नाटा और धुंध छाई हुई थी। वो तकरीबन 40 की स्पीड पर बाइक चलाते हुए घर की तरफ आ रहे थे। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं समनाबाद वाले नाले के पास पहुंचा तो मुझे वहां पर किसी आदमी ने रोका। वो आदमी बज़ाहिर ऐसे था जैसे आम इंसान होते हैं। उसने सर पर गर्म टोपी भी पहन रखी थी। उसने मुझे ये कहा कि बहुत सख्त सर्दी है, मैं बहुत देर से पैदल चल रहा हूँ, मेरी मदद करें, मुझे लिफ्ट दे दें, मुझे बस थोड़ा सा आगे जाना है, फिर उतार दीजिएगा। मामू ने जब देखा कि काफ़ी रात का टाइम है और ये अकेला शख्स है तो मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए। मामू ने से ये कहा कि ठीक है, आप बैठ जाएँ। तभी मामू ने इसको ये कहा कि मैं सिगरेट पीता हूँ, आपको भी सिगरेट लगा कर देता हूँ, आप भी पी लें। जिस पर उस आदमी ने उनको कोई क्लियर आंसर नहीं किया, बस सरसरी सा कह दिया। तो मामू ने 2 सिगरेट लगाए, एक सिगरेट अपने लिए और एक उसके लिए। मामू ने एक सिगरेट खुद रख लिया और एक उसको लगा कर दे दिया कि वो भी पी लेगा। सर्दी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा उसने सफ़र तय करना था तो वो आराम से कट जाएगा। मामू कहते हैं कि मैं 2 से 3 दफ़ा उससे बात कर रहा था, लेकिन अजीबोगरीब एक माजरा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बाइक बिल्कुल हल्का फुल्का है, जैसे इस पर कोई बैठा ही नहीं है। तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी भी हो रही थी कि चाहे जो भी हो, अगर ये दुबला पतला भी है तो कुछ तो वज़न होता है इंसान का। मामू कहते हैं भी तकरीबन मैं थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था तो मैं बार बार उससे बातें कर रहा था, वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। धुंध और सर्दी ज़्यादा होने की वजह से मैं पीछे पलट कर नहीं देख रहा था। तकरीबन 5-10 मिनट गुजरे, मामू एक पॉइंट पर पहुँचे तो उससे तकरीबन 20 मिनट आगे मामू का घर था। मामू कहते हैं उस आदमी ने मुझे कहा बस यहीं पर उतार दो। जब मैंने बाइक रोक कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, खाली बाइक के ऊपर से मुझे आवाज़ आ रही थी बस यहीं पर उतार दो। और जो सिगरेट मैंने उसको लगा कर दिया था वो सिगरेट बिल्कुल जूं का तूं जलता हुआ मेरे पाँव पर आकर गिरा। वो किसने गिराया, कैसे गिराया मुझे नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को संभाला और मैं बाइक चलाता हुआ तेज़ी से अपने घर आया। इतना खौफज़दा था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये क्या माजरा हुआ है, क्या मामला हुआ है। बाइक खड़ी की और मैं फ़ौरन से अपने बिस्तर में आकर लेट गया। उसके बाद मामू 1 हफ़्ता बीमार रहे। उनको बहुत शदीद बुखार हो गया था। बड़ी मेडिसिन्स ली, फिर उन्होंने दम करवाया तो उनको पता चला कि रात के उस पहर जो इंसानी रूप में, जो मर्द के रूप में उनको शख्स मिला था वो कोई आम इंसान नहीं था।
बल्कि वो एक जिन था। मामू अगर सिगरेट ना लगाते तो शायद वो मामू को जानी नुकसान भी पहुंचा देता। मामू ने जब उसको सिगरेट पकड़ाया तो उसने सिगरेट तो पकड़ लिया, लेकिन वो अपनी ज़ाहिरी हालत से गायब हो चुका था। ये एक स्टोरी थी जो लाहौर से मेरे एक लिसनर ने शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से एक और स्टोरी कमेंट बॉक्स में मेरी एक लिसनर फ़ातिमा बुखारी ने शेयर की है। फ़ातिमा कहती हैं कि आज आपके साथ मैं अपनी पुप्पो की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे हुआ करते थे, तो पुप्पो के बच्चे भी छोटे थे। तो वो एक शादी की तकरीब में गई हुई थी। वो बताती हैं कि उन लोगों ने जो सारा सेटअप था वो एक पार्क में किया हुआ था। रात का टाइम था, तो जैसे ही खाना वगैरह उन लोगों ने दिया तो पुप्पो कहती मैं खाना खा रही थी, तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि पता नहीं मेरी बेटी ने खाना खाया होगा या नहीं। वो वहाँ से जहाँ पर उन लोगों ने सारा वो खाने का अरेंजमेंट किया था वहाँ से बाहर निकली। उनको ऐसा लगा उनका दुपट्टा किसी ने पकड़ा है। उन्हें लगा कि शायद किसी चीज़ में अटक गया होगा। जब पीछे पलट कर देखा तो एक बहुत ही ज़्यादा डरावने चेहरे वाला बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी और रेड कलर की थी, और उनमें से ऐसे था जैसे रोशनी निकल रही हो, और सर पर बाल नहीं थे, जिस्म पर कपड़े नहीं थे, और वो ये कह रहा था कि मुझे भी खाना दे दो। जैसे ही उन्होंने देखा वो बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने अपना दुपट्टा उससे छुड़वाया और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। ये बात आकर उन्होंने सबको बताई। वो इतनी खौफज़दा थी, इतनी डरी हुई थी कि उस खौफ के मारे उनको बहुत सा बुखार भी हो गया और वो कुछ दिन बीमार भी रहीं। ये एक शॉर्ट सा किस्सा था जो मेरे साथ शेयर किया फ़ातिमा बुखारी ने। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सीमा सुहेल इंडिया से शेयर कर रही हैं। सीमा कहती हैं कि आज आपके साथ एक कपल की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी, दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करना चाहती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड का नेम गौरव था और उसकी मिसेस का नेम एलका था। गौरव और एलका एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। वो हस्बैंड वाइफ होने के साथ साथ कुलीग्स भी थे। बहुत अरसे से उन लोगों का दिल चाहता था कि वो लोग किसी ट्रिप पर जाएं, किसी टूर पर जाएं। उन लोगों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। वो जब भी छुट्टी के लिए अप्लाई करते थे तो उनके बॉस उनको मना कर देते थे कि अभी बहुत सा काम है, अभी छुट्टी नहीं दे सकता। वो हर बार मायूस हो जाते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनके बॉस ने उनको खुद कहा कि ठीक है, आप लोगों को मैं 1 वीक की लीव देता हूँ, आप लोग जाएं और अपनी हॉलीडेज़ एंजॉय करें। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इतने खुश हुए कि उन लोगों को ऐसा लगा जैसे कब से वो जो चाह रहे थे उनको मिल गया हो। ऑफिस से घर आए तो उन लोगों से इतना भी सब्र नहीं हुआ कि वो अगले दिन का इंतज़ार कर सकें। उन लोगों ने डिनर किया और फ़ौरन से ट्रिप प्लान किया कि हम लोग अभी निकलते हैं, रात के टाइम जहाँ हमने जाना होगा हम लोग चले जाएंगे। गाड़ी में बैठे, सामान वगैरह रखा और अपना सफ़र शुरू कर दिया। आधी रात का टाइम हुआ तो वो एक सुनसान वीरान से रास्ते से गुजर रहे थे। जैसे ही वो कहते हैं कि हम लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे तो एकदम से गाड़ी बंद हो गई। हम लोगों को बड़ा अजीब लगा कि पता नहीं गाड़ी को क्या हुआ है। गाड़ी जब स्टार्ट करने लगे, थोड़ी सी गाड़ी अभी चली तो क्या देखते हैं, रोड से एक लड़की भागती हुई उनकी गाड़ी की तरफ आ रही थी। बिल्कुल यंग सी लड़की थी। वो गाड़ी की तरफ आ रही थी तो जब इन लोगों ने एक लड़की को भागते देखा और उसका चीखो पुकार सुना, इन लोगों ने गाड़ी रोक दी। वो लड़की जो थी वो गौरव की सीट वाली साइड पर आई, ड्राइविंग सीट वाली साइड पर आई और आकर ज़ोर ज़ोर से विंडो को नॉक करने लगी और ये कहने लगी, गौरव मुझे बचा लो, मेरे पीछे कुछ आदमी लगे हुए हैं, वो मुझे मार देंगे। अलका को बड़ा ज़्यादा तज्जुब भी हुआ और हैरानगी भी हुई कि ये लड़की कौन है, एक गैर अजनबी लड़की गौरव का नाम कैसे जानती है और वो ये बार बार क्यों कह रही है कि गौरव मुझे बचा लो। गौरव को भी थोड़ी सी हैरानगी हुई। उसने अलका की तरफ देखा कि ये कौन है और मुझे कैसे जानती है। वो सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि वो लोग मजबूर हो गए कि उसकी मदद करें। उन लोगों ने उसको ये कहा कि ठीक है, तुम गाड़ी की बैक सीट पर बैठ जाओ और कौन तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। वहाँ पर कोई भी नहीं था। जैसे उन लोगों ने गाड़ी चलानी शुरू की, गाड़ी थोड़ी सी आगे चली और गाड़ी फिर बंद हो गई। अब उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग क्या करें। वो घबराए हुए थे कि एकदम से उनके साथ जो एक सिचुएशन सी बन गई। गौरव जैसे ही बोनेट खोलकर गाड़ी खोलकर बाहर बोनेट देखने गया कि मैं बोनेट उठाकर देखता हूँ आखिर प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी क्यों बार बार बंद हो रही है। उस वक्त तक भी उस लड़की की सिसकियों की आवाज़ें गाड़ी के अंदर से आ रही थीं। तभी एकदम से रोने की आवाज़ बंद हो गई। तो अलका ने यह सोचा कि मैं क्यों ना इस लड़की से पूछूं कि तुम गौरव को कैसे जानती हो। जैसे ही अलका ने पीछे पलट कर देखा, लड़की सीट पर नहीं थी।
अलका ने फ़ौरन चीखना ही शुरू कर दिया और गौरव को ये कहा कि गाड़ी में बैठी लड़की गायब हो चुकी है, गाड़ी में कोई लड़की नहीं है और ना ही पिछली सीट से कोई उतरकर बाहर गया है और ना ही कोई विंडो खुलने और बंद होने की आवाज़ आई है। गौरव बहुत ज़्यादा डर गया। वो फ़ौरन से गाड़ी में आए, उन लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की और ये कहा कि हमें घर वापस चलना चाहिए। शायद हम लोगों ने बहुत जल्दबाजी में ट्रिप प्लान किया और हम लोग रात को ही निकल आए, हम लोग फिर आ जाएंगे, हमें अभी फ़ौरन घर जाना चाहिए, इससे पहले हमारे लिए कोई और मसला बने। वो लोग घर वापस आ गए। अजीबोगरीब उनकी हालत थी। अपने बेडरूम में जाकर लेट गए। थोड़ी ही देर गुजरी तो किचन में किसी ने सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। वो लोग जब उन लोगों ने शोर शराबा सुना, जाकर किचन को देखा तो उनका डिनर सेट किसी ने इस तरह से तोड़ा हुआ था कि उसकी कोई एक चीज़ भी सलामत नहीं थी। वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि किस तरह से रैक्स में पड़ा हुआ सामान निकाल कर किसी ने तोड़ दिया है। तोड़ने वाला नज़र नहीं आ रहा था। अब ये मामला बढ़ने ही लग गए। हर रोज़ घर में कोई ना कोई नुकसान होना शुरू हो गया। कभी कोई चीज़ टूट जाती देखते ही देखते, कभी कोई चीज़ टूट जाती और तोड़ने वाला नज़र नहीं आता था। ये मामला रात के टाइम होते थे। अब उन लोगों ने ये कहा कि हमें यहाँ पर रात को हम लोग इस घर में हमें रहना ही नहीं है। जैसे ही रात होती है हम लोगों का नुकसान शुरू हो जाता है। पता नहीं हम लोगों के साथ ये माजरा क्यों हो रहा है। उसी एक हफ्ते के दौरान उन लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया। जब घर शिफ्ट किया तो वो जो रात के टाइम तोड़ फोड़ और नुकसान होता था वो होना बंद हो गया। उन लोगों ने खुदा का शुक्र, नॉन मुस्लिम थे, उन लोगों ने शुक्र अदा किया अपने भगवान का कि हम लोग बच गए हैं किसी हादसे से। उसके बाद दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तकरीबन कुछ माह गुजरे तो उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी ज़िंदगी में कि हम लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल हो गई है, हम लोग उस घर से निकल आए हैं। तो वो जो कुछ भी मामलात थे शायद उस घर तक ही थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जो अलका थी वो अपने बेबी को जो पालना होता है, झूला जिसको बोलते हैं, कार्ट, उसके अंदर डाल कर आती थी। तो एकदम से बेबी के रोने की आवाज़ आई। वो खुद नाश्ता बना रही थी गौरव के लिए। जब गौरव ने जाकर देखा तो उसका जो बेबी था वो बिल्कुल बेड के किनारे पर था और नीचे गिरने वाला था। उसने फ़ौरन से बेबी को उठाया और भागता हुआ किचन में आया और आकर ये कहने लगा कि तुम इतनी इरिस्पॉसिबल कैसे हो सकती हो कि तुमने बेबी को बेड के ऊपर लिटा दिया है और वो बिल्कुल गिरने वाला था। जिस पर अलका ने ये कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं इसके कार्ट में से इसको निकालती ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये बाहर कैसे आया है। खैर, उसने ये कहा कि इसका ख्याल रखो और दोबारा इस तरह की हरकत मत करना। गौरव ऑफिस चला गया और अलका घर पीछे अकेली थी। वो बार बार आकर यही सोच रही थी कि आखिर इसको कार्ट में से बाहर किसने निकाला। हम लोगों के साथ तो बहुत अरसे से कभी कोई अब मसला नहीं बना, इस घर में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर आखिर बेबी के साथ ऐसा क्यों हो गया। रात के टाइम जब वो लोग अपने बेड पर सो रहे थे तो बेड के साथ ही उन लोगों ने कार्ट रखा हुआ था और उसके साथ एक डोरी बांधकर अलका अपने हाथ में रखती थी कि रात को वो अपने बेबी को झूला दे सके, उसके कार्ट को खींच सके। वो नींद में थी तो उसको एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका बेबी रो रहा है और वो जो उसकी कार्ट की जो डोरी है उसको कोई और भी खींच रहा है। जैसे उसकी आंख खुली तो वो क्या देखती है कि बहुत भयानक चेहरे वाली कोई औरत है जिसके सर के बाल खुले हुए थे और वो उनके बेबी के ऊपर झुकी हुई थी। बहुत ज़्यादा डरावनी चेहरे वाली औरत थी। जैसे अलका ने उसको देखा उसने शोर मचा दिया। जब उसने शोर मचाया तो वो औरत बाकायदा बाहर भागी। जब गौरव ने पूछा कि क्या हुआ है तो अलका ने सारी बात बताई कि बेबी कार्ट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा डरावनी चेहरे वाली कोई औरत जिसके बाल खुले हुए थे वो झुकी हुई थी, शायद इसको उठाने की कोशिश कर रही थी। जैसे मैं चीखी हूँ वो कमरे से बाहर भागी है। गौरव फ़ौरन से बाहर गया। उसने पूरा घर छान मारा। पूरे घर में उसको कहीं भी कोई औरत नज़र नहीं आई। अब वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया। सारी रात उन लोगों ने बच्चे को बहलाया, बड़ी मुश्किल से रात गुजारी। सुबह जब हुई तो अलका ने गौरव से ये कहा कि आज तुम ऑफ़िस नहीं जाओगे, जाओ हमें किसी पंडित साहब के पास जाना चाहिए और उनसे जाकर पूछना चाहिए। मैं पीछे घर अकेली नहीं रहूँगी, मुझे डर लगता है, मैं और बेबी भी तुम्हारे साथ जाएंगे। वो दोनों अपने बेबी को लेकर एक पंडित साहब के पास आए, आकर उनको सारी बात बताई। उन्होंने जब पढ़ाई की, उनका ये कहना था कि तुम लोगों के पीछे एक चुड़ैल लगी हुई है। उसी चुड़ैल ने तुम लोगों की गाड़ी बंद की थी, उसी ने उस औरत का रूप धारा था, तुम लोगों की गाड़ी में आकर बैठी थी, तुम लोगों के साथ वो तुम लोगों के घर तक आ गई थी। पहले वो तुम लोगों के घर में नुकसान करती रही, तुम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। जब तुम लोगों ने वो घर छोड़ दिया तो वो जो औरत थी उस चुड़ैल ने तुम्हारा पीछा वक्ती तौर पर छोड़ दिया था। लेकिन जब उसको पता चला कि तुम लोगों के घर एक बच्चा पैदा हुआ है तो उस बच्चे को खाने के लिए दोबारा से तुम लोगों की तरफ आई।
फिर उन लोगों ने ये कहा कि आप हमारी मदद करें, इसको हमारी ज़िंदगी से दूर करने के लिए कोई ऐसा अमल करें कि हमारी जान छोड़ दें। फिर वो जो पंडित थे उन्होंने कोई पूजा की और उन लोगों को कोई पहनने के लिए कोई चीज़ दी, रक्षा कवच शायद उसको बोलते हैं, आई एम सॉरी अगर मैंने नेम्स ठीक नहीं लिया। उन लोगों ने वो अपने गलों में पहन लिया, बच्चे को भी पहना दिया, तो उस मखलूक से उनकी जान छूट गई। ये एक स्टोरी थी जो सीमा सोहेल ने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जैन अली शाह अटक से शेयर कर रहे हैं। जैन कहते हैं कि आज आपके साथ मेरी फुप्पो ने एक मुझे स्टोरी सुनाई है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी फुप्पो कहती हैं कि एक दफ़ा की बात है, मैं अपने कमरे में सो रही थी। एकदम से मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखती हूँ कि सामने मेरी बहन बैठी हुई है और मेरी बहन ने लिबास ऐसा पहना हुआ है जैसे दुल्हन का लिबास होता है। मेरी बहन की कुछ दिन के बाद शादी थी, तो वो अपनी दुल्हन वाला लिबास पहनकर सामने सोफ़े पर बैठी हुई थी और अपना सर बड़े अजीब तरीके से उसने नीचे झुकाया हुआ था। मैंने जब उसको देखा, मैंने गौर किया, मैंने कहा इसको क्या हुआ है, एकदम से ये हफ़्ता पहले ये सूट पहनकर बैठ गई है जो शादी वाला ड्रेस होता है, ब्राइडल ड्रेस होता है, और ये अजीब तरह से क्यों बैठी हुई है। तो पप्पू ने अपनी बहन से ये कहा कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे सर झुकाकर क्यों बैठी हुई हो। उनकी बहन ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फूफो उठी और कहती हैं कि मगरिब का टाइम हो चुका था, मैं फ़ौरन से बाहर आई। जब मैंने बाहर आकर देखा तो मेरी बहन तो बाहर बैठी हुई थी अम्मी के साथ। मैंने बड़े घबराए हुए लहजे में, बड़े अजीबोगरीब हैरत अंगेज़ लहजे में उनसे ये कहा कि अम्मी अभी मैंने इसको अंदर बैठे हुए देखा है, इसने अपना शादी का जोड़ा पहना हुआ था और सर जो था वो नीचे झुकाया हुआ था, तो ये कैसे मुमकिन है। जिस पर अम्मी ने ये कहा नहीं ये तो तुम्हारे कमरे में गई नहीं, ये तो कब से मेरे साथ बैठी हुई है, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। जिस पर पप्पो ने ये कहा कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ, मेरा यकीन करें, आप अंदर आकर देखिए, मैंने खुद सोफ़े पर इसको बैठे हुए देखा है। जब पप्पो की बहन और उनकी अम्मी उनके साथ कमरे में गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा डरने लग गई। जिस पर उनकी अम्मी का ये कहना था कि शायद मगरिब का टाइम था, जिन्नात का गुजर बसर होता है, अक्सर घरों से होता है, तो तुम्हें किसी मखलूक ने डराया होगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती हैं कि उसके बाद मैं इतनी खौफज़दा रहने लगी थी कि मेरे से अकेले सोए नहीं जाता था। मुझे डर लगता था कि अगर मैं अकेले सोऊंगी तो ऐसा ना हो कि मुझे किसी रूप में कोई चीज़ नज़र आ जाए। ये एक शॉर्ट सी स्टोरी थी जो जैन अली शाह ने शेयर की। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी हारिस अली शेयर कर रहे हैं। हारिस कहते हैं मैं कराची का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त इंग्लैंड से आया हुआ था, तो उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात को देखने का। उसने मुझे ये कहा कि यहाँ पर मैंने एक बहुत ही मशहूर महोटा पैलेस के बारे में सुना हुआ है, मैं उसको विज़िट करना चाहता हूँ। मैंने उसे ये कहा कि ठीक है, हम लोग वहाँ पर चले जाएंगे। हम लोग तकरीबन जब निकले घर से तो असर का टाइम था। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लग गया। रास्ते में मैंने उसको काफ़ी और जगह भी विज़िट करवाई। जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड था, काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स होते हैं वहाँ पर, उन लोगों का ये कहना था कि आप लोग दिन के टाइम विज़िट करने आए, रात के टाइम यहाँ पर विज़िट करना ठीक नहीं है। हम लोगों ने उनसे ये पूछा कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि रात के टाइम यहाँ पर विज़िट करना ठीक नहीं है। वहाँ के जो गार्ड्स थे उनका ये कहना था कि महोटा पैलेस आज सेब ज़दा है, यानी हॉन्टेड है। हम लोगों ने उनसे ये कहा कि ये तो बहुत फेमस प्लेस है जिसके बारे में बहुत दुनिया जानती है, और हम लोगों ने भी काफ़ी बातें सुन रखी थी कि कुछ लोगों का मानना ये है कि महोटा पैलेस आज सेब ज़दा है, यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। वो जिन्नात ऐसे जिन्नात हैं जो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाते लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। जब मेरे दोस्त ने ये बात सुनी, उसने ये कहा कि मुझे अभी इसी टाइम विज़िट करना है। उसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फ़ील करने का, उनको देखने का। वो अक्सर ऐसी बातें भी मेरे साथ किया करता था। जब हम लोगों ने ये बात सुनी तो उसका वो जो तजस्सुस था, क्यूरियोसिटी थी, वो और बढ़ गई। उसने सिक्योरिटी गार्ड को ये कहा कि हमें अभी इसी टाइम विज़िट करना है। सिक्योरिटी गार्ड ने ये कहा कि ठीक है, अगर आप लोग अभी विज़िट करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। हम लोग वहाँ पर आ गए। वहाँ पर बहुत कम लोग उस टाइम थे, शायद 2 या 3 होंगे हमारे अलावा। हम लोग महोटा पैलेस का, अब क्योंकि अब वो म्यूज़ियम बन चुका है, हम लोग जब वहाँ पर विज़िट कर रहे थे, मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम लोग वहाँ पर देख रहे थे। हम लोगों को बाकायदा महसूस हो रहा था कि हम लोगों के साथ कोई और भी चल फिर रहा है। हम लोग जब भी पीछे पलट कर देखते थे, हम लोगों को किसी के होने का एहसास
बाकायदा फ़ील हो रहा था, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा था। पहले हम लोगों को ये लगा कि शायद हम लोगों के अलावा भी यहाँ पर कोई विज़िटर होंगे जो यहाँ पर विज़िट करने आए हैं, तो वो चल फिर रहे होंगे। लेकिन वहाँ की जो गैलरीज़ थी, जिस तरफ हम लोग थे, म्यूज़ियम के जिस हिस्से को हम लोग विज़िट कर रहे थे, वहाँ पर उस टाइम हमारे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरा दोस्त जो था वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब तरह से इन चीज़ों को महसूस कर रहा था। वो एक एक चीज़ पर बारीकी से गौर कर रहा था और वो मुझे बार बार पॉइंट आउट ये करके ये बता रहा था कि हम लोगों के अलावा भी यहाँ पर कोई मौजूद है। उसको बाकायदा अपने पास, अपने पीछे चलता हुआ कोई महसूस हो रहा था। मुझे ये लगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़ील कर रहा है, तो इसलिए इसको ये एहसास हो रहा है। मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा, मैंने उससे यही कहा कि कैरी ऑन, तुम देखो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम देखो। अब वो एक अलग नज़र से उस जगह को देख रहा था, यानी वो ये फ़ील करना चाह रहा था कि वहाँ पर अगर जिन्नात का बसेरा है तो उसको अपना आप ज़ाहिर करवाएं। मैं जो था, मैं नॉर्मल तरीके से जैसे आम विज़िटर जाते हैं, मैं वैसे देख रहा था। बेशक मेरा जिन्नात पर बिलीव है, लेकिन इस हद तक मुझे नहीं था कि शायद इस हद तक भी जिन्नात अपना आप ज़ाहिर करवाते हैं। एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरा दोस्त मेरे से अलग था और मैं अलग था। मैं वहाँ पर म्यूज़ियम में रखी कुछ चीज़ें देख रहा था। कुछ ऐसी मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई थी जो शायद शाही दौर की थी। उन चीज़ों को मैं देख रहा था, स्टैचूज़ देख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे शोल्डर पर किसी ने हाथ रखा है। मुझे ये लगा कि मेरा दोस्त होगा। मैंने उसे ये कहा कि मुझे ना डराओ। जैसे मैं पीछे पलटकर उसकी तरफ देखने लगा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो एक लम्हा मेरे लिए ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा बिल्कुल सांस रुक गया है। मैं बयान नहीं कर सकता था उस टाइम जो मेरी कंडीशन थी। मैं अजीबोगरीब नज़रों से चारों तरफ ऐसे देख रहा था कि मुझे बस कोई नज़र आ जाए जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। बाकायदा मेरे शोल्डर पर एक हाथ आया था। उसका दबाव, उसका एहसास मुझे जब फ़ील हुआ तो मैंने यही समझा कि मेरा दोस्त अब मुझे ही डरा रहा है। मैंने मजाक के तौर पर उसको ये कहा कि मुझे मत डराओ, और जब मैं पीछे पलटा कि मैं इसको बताता हूँ यहाँ पर आकर देखो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं भागता हुआ अपने दोस्त के पास गया। जब मैं वहाँ से गुज़रा, भागता हुआ वहाँ से गुज़रा, बुखलाया हुआ था मैं, मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि कोई बहुत तेज़ी से मेरे साथ भाग कर भी गुज़रा है। मैंने उसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जब हम लोग वहाँ से बाहर आए तो मेरा चेहरा जो था वो वहाँ के गार्ड ने देख लिया और उसने मुझे ये कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने उससे बताया कि मेरे साथ अंदर ये हादसा हुआ है। मुझे बाकायदा महसूस हुआ है कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, जिस पर गार्ड का ये कहना था, मैंने आपको इसीलिए मना किया था, मोहटा पैलेस में जिन्नात का बसेरा है। वो जिन्नात किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन वो जिन्नात यहाँ पर किसी की मौजूदगी को भी बर्दाश्त नहीं करते। वो जिन्नात इन चीज़ों की रखवाली करते हैं, इनकी हिफाजत करते हैं। बाकायदा म्यूज़ियम में रखी हुई चीज़ें अपनी जगह बदल देती हैं। ये बात हमें गार्ड्स ने भी बताई थी। उनका ये कहना था कि हम लोग रात को पहले यहाँ पर अंदर जाकर विज़िट किया करते थे, लेकिन जब हम लोग अंदर जाते थे तो हर गैलरी की लाइट्स ऑफ़ करके जब बाहर आते थे तो लाइट्स ऑन हो जाती थी। अपनी मर्ज़ी से लाइट जलती हैं, अपनी मर्ज़ी से लाइट बुझती हैं। यही नहीं, यहाँ पर जो आप बहुत सी चीज़ें देख कर आए हैं जो म्यूज़ियम में रखी गई हैं लोगों को दिखाने के लिए, उनकी जगह तब्दील होती हैं। वो कैसे बदलती हैं अपनी जगह, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, कोई नहीं जानता। यहाँ पर ये जिन्नात कब से आबाद हैं, कब से आबाद नहीं है, हम लोग नहीं जानते। मोहटा पैलेस की तारीख़ उठाकर देखी जाए तो उसके बारे में ये पता चलता है कि 1947 में राजस्थान के एक नवाब ने मोहटा पैलेस को तामीर करवाया था। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म की जो बहन थी फ़ातिमा जना, उन्होंने भी कुछ अरसा यहाँ पर क़याम किया था, अपनी रिहाइशगाह के तौर पर मोहटा पैलेस को इस्तेमाल किया था। लेकिन उसके बाद जब ये जगह खाली होगी तो यहाँ पर कोई भी आबाद नहीं हो सका। बहुत कदीम अरसा खाली रहने के बाद यहाँ पर बसेरा कर लिया जिन्नात ने। तो फिर जब यहाँ पर कोई इंसान आबाद नहीं हो सकता था तो मोहटा पैलेस को म्यूज़ियम बना दिया गया। लोग कहते हैं कि दिन के टाइम भी अगर आप मोहटा पैलेस में जाएं तो जिन्नात अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं। आपको बाकायदा महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके अलावा भी कोई अनदेखा वजूद आपके साथ साथ बाकायदा चल फिर रहा होता है, जो आपको एहसास दिलाता है कि आपके अलावा भी यहाँ पर कोई है जिसको आप नहीं देख रहे, मगर वो नज़र आपको देख रही होती है। आप लोग भी चाहें
तो यूट्यूब पर जाकर महोटा पैलेस को सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में जो हॉन्टेड फैक्ट्स हैं आपको वो भी सुनने को मिलेंगे। ये हम लोगों ने ख़ुद भी जाकर फ़ील किया। जब हम लोग वापस आए तो हम लोगों ने इंटरनेट पर यूट्यूब पर निकाल कर महोटा पैलेस की पूरी हिस्ट्री देखी। बहुत से लोगों ने उस पर प्रोग्राम्स किए हुए हैं, बहुत से लोगों ने उसके बारे में बहुत सी बातें बताई हुई हैं जिनसे ये महसूस होता है कि वो बातें झूठ नहीं हैं। वहाँ पर जिन्नात को दिन के टाइम भी महसूस किया जा सकता है। वहाँ के गार्ड्स का ये भी कहना था कि महोटा पैलेस की जो बारादरी बनी हुई है, जो उसके महोटा पैलेस के ऊपर जो बाकायदा छत बने हुए हैं, जो टेरेस बने हुए हैं, वहाँ पर भी आधी रात के टाइम बाकायदा कोई वजूद चलते फिरते नज़र आते हैं। लेकिन जब वहाँ पर जाकर देखा जाता है तो वहाँ पर किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। महोटा पैलेस अगर मुकम्मल बंद भी कर दिया जाए तो उसके अंदर मौजूद रहने वाले अपना आप ज़ाहिर करते हैं। ये एक स्टोरी थी जो हारिस अली ने कराची से शेयर की। बहुत शुक्रिया हारिस साहब का। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nausheen57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर शमशान की आज मैंने लास्ट एपिसोड अपलोड कर दी है, उसको ज़रूर जाकर विज़िट करें। बहुत हॉरर नावल है, आप लोगों को पसंद आएगा। और हॉरर उर्दू सेंटर पर अब जो नेक्स्ट नावल मैं लेकर आऊँगी वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामना होगा और आप लोगों को पसंद आएगा। जिन लोगों ने अभी तक हॉरर उर्दू सेंटर को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाकर सब्सक्राइब करें। नौशीन वॉइस ऑफिशियल 99 पर मैं डेली शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ। शॉर्ट्स बीटा में मैं ऐसे शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अमेज़ कर देंगे। उनको भी जाकर विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरे बहन भाइयों को, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।